हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है इस क्लास में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके जेएआईबी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। दोस्तों, हम लोग आज जेएआईबी का मॉड्यूल बी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो एनपीए से रिलेटेड होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एनपीए को कवर किया था। एनपीए में हम लोग आज एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग को समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पीपीबी हमारा सब्जेक्ट है पेपर 2 और आज हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये है दोस्तों मेरा टेलीग्राम, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, JAIBCAIB बाय अरविंद सर। और इस टेलीग्राम पे आपके जो भी पीपीबी से रिलेटेड डाउट्स हैं वो हम आपके साथ आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रयास पूरा करेंगे कि आपके कोई भी डाउट्स ना रह जाएं। चलिए, तो एनपीए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, यदि आपने देखा हो तो एनपीए हम लोगों ने समझा था और एनपीए के रिगार्डिंग हमने इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी को भी पढ़ा था और एनपीए का थंब रूल भी हमने पढ़ा था कि ड्यू डेट के बाद अगर 90 डेज तक पैसा नहीं आता है बैंक का तो फिर वो लोन एनपीए में चला जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एनपीए की कैटेगरीज को समझना है। एसेट्स क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एसेट्स एनपीए की कौन सी कैटेगरी में है। देखो, यहां तक तो हमारा एसेट स्टैंडर्ड एसेट्स है। क्या है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड एसेट्स है। स्टैंडर्ड एसेट्स है और स्टैंडर्ड एसेट्स में भी जब ये 90 डेज की बात आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अकाउंट, ये तो एक आपका कैटेगरी हो गई एसेट्स क्लासिफिकेशन में। इसके बाद जो हमारा लोन अकाउंट है वो एनपीए में गया। जब एनपीए में गया तो एनपीए की कितनी कैटेगरी होती है दोस्तों, 3। ठीक है, एनपीए की कितनी कैटेगरी होती है, 3। हमें स्टार्ट करना है कैटेगरीज ऑफ एनपीए। बैंक आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फर्दर इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, है ना। एनपीए में जब बैंक का जो एसेट है, लोन अकाउंट है, एनपीए में चला जाता है तो एनपीए में उसको 3 कैटेगरीज में डिफाइन करना होता है बैंक को, है ना, बेस्ड ऑन द पीरियड, है ना। किस आधार पे, पीरियड के आधार पे, समय के आधार पे। ठीक है, विच द एसेट्स हैज रिमेन नॉन परफॉर्मिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ड्यूज, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम एनपीए डिसाइड करते हैं किसके आधार पे, एनपीए हम डिसाइड करते हैं किसके आधार पे दोस्तों, एक तो टाइम पीरियड के आधार पे, किसके आधार पे, टाइम पीरियड के आधार पे, और दूसरा रियलाइजेबिलिटी के आधार पे, है ना, कि रियलाइज कब हुआ हमारा पैसा, रियलाइजेशन के आधार पे। ठीक, रियलाइजेशन का मतलब जब एक्चुअली बोरोवर हमें पैसा देता है। ठीक, तो हमें ये पता है दोस्तों कि जैसे ही हमारा लोन एनपीए अकाउंट में जाता है, किस में जाता है, एनपीए, तो हमारी जो लोन कैटेगरी है वो 3 प्रकार से हम डिसाइड करते हैं। किस आधार पे, ड्यू डेट प्लस 90 डेज के बाद सबसे पहली कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। कौन सी होती है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और सब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या होता है दोस्तों कि 12 मंथ का समय दिया जाता है, यानी यहां पे 0 से जो 12 मंथ का समय होता है, अगर इसमें आपको पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो आपका जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स है वो नेक्स्ट जो हमारा एनपीए की कैटेगरी होगी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 0 से 12 मंथ में यहाँ पैसा आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ये चला जाएगा किसमें, नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल एसेट्स, है ना, डाउटफुल एसेट्स में चला जाएगा। और डाउटफुल एसेट्स की अगर हम बात करें तो इस 12 मंथ के बाद का समय, है ना, नेक्स्ट 12 मंथ, है ना, नेक्स्ट 12 मंथ्स, है ना, अगले 12 महीने का जो समय होगा उसे डाउटफुल एसेट। ठीक, और डाउटफुल एसेट्स में अगर, अब देखो नेक्स्ट 12 मंथ में भी 3 कैटेगरी होती है यहाँ पे डाउटफुल में, D1, D2 और D3। तो इनका कहना क्या है कि इस 12 मंथ के बाद का जो समय होता है वो हमारा डाउटफुल होता है। तो इस 12 मंथ के बाद अप टू 1 ईयर तक, अप टू अगर 1 ईयर तक हमारा लोन किस में रहेगा, D1 कैटेगरी में। इसके बाद 1 to 3 ईयर्स तक हमारा लोन किस में रहेगा दोस्तों, मतलब D2 कैटेगरी में, डाउटफुल 2 में। और मोर देन अगर 3 मंथ हो जाएगा, मोर देन 3 मंथ हो जाएगा तो हमारा लोन किस में चला जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा तो हमारा लोन किस में चला जाएगा, D3 कैटेगरी में। और इसमें अगर पैसा नहीं आया तो फिर इस समय पर जो बैंक होता है, या तो वो इंटरनल ऑडिटर को, किसको दोस्तों, इंटरनल ऑडिटर को भेजता है, यानी बैंक का कोई आदमी, या फिर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर, है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर को भेजता है, यानी जो बैंक का आदमी नहीं है बट जो काम कर रहा है। ठीक, और कहता है पता लगाओ कि ये बोरोवर से पैसा आएगा या नहीं। इस
इनके ऑडिटर के रिस्पॉन्स के आधार पे अगर पैसा नहीं आ रहा तब उसे हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, लॉस एसेट्स में। ठीक है, तो ये हमारी तीन कैटेगरी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ एनपीए। फर्स्ट वन इज सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सेकंड वन इज डाउटफुल एसेट्स, थर्ड वन इज लॉस एसेट्स। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट जो होता है, एसेट्स क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला एसेट है वो है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। कौन सा है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। कौन सा है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स की अगर हम बात करें तो विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2005 से ये परिभाषा निर्धारित की गई कि आ सब स्टैंडर्ड एसेट्स इज वन विच हैज रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। यानी जब 12 महीने से कम या 12 महीने तक, 12 महीने से कम या 12 महीने तक अगर हमारा कोई लोन अकाउंट क्या रहता है, एनपीए रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहेंगे। ठीक, अगर हम दूसरे वर्ड में कहना चाहें तो सच एन एसेट्स विल हैव वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिट वीकनेस पता चलेगी, दैट जियोपार्डीज द लिक्विडेशन ऑफ द डेब्ट आर characterized by the distinct possibility that the bank will sustain some loss। तो यहाँ पे जब क्रिस्टलाइजेशन अगर एसेट्स का किया जाएगा तो ये निश्चित है कि बैंक को कुछ ना कुछ लॉस होगा इफ डिफिशिएंसी आर नॉट करेक्ट, अगर आपने ये कमी को सही नहीं किया। तो सबसे पहले याद रखिएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। ठीक, फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है डाउटफुल एसेट्स। जब हम डाउटफुल एसेट्स की बात करते हैं तो इसकी भी परिभाषा क्या दी गई है, विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005 से, एन एसेट इज टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट इज रिमेन एनपीए फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि 0 से 12 मंथ तो आपका सब स्टैंडर्ड था, इस टाइम पीरियड को अगर आपका लोन अकाउंट एक्सीड कर देता है, यानी इस 12 मंथ के बाद का जो समय है, जो नेक्स्ट ऑफ 12 मंथ है, 12 मंथ है, अगर इस समय में पहुंच जाता है तो फिर आपका लोन अकाउंट किस में चला जाता है, डाउटफुल एसेट्स में। किस में चला जाता है, डाउटफुल एसेट में। सो आर लोन क्लासिफाइड इज डाउटफुल हैज ऑल द वीकनेस इनहेरेंट इन द एसेट। जितने भी उस लोन अकाउंट में वीकनेस होंगे वो आपको यहां दिखेंगे, दैट वर क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड with the added characteristics that weakness make collection और liquidation in full। तो डाउट सब स्टैंडर्ड के साथ साथ जो हमें मतलब जो सब स्टैंडर्ड पे लॉस हो सकता था लिक्विडेशन पे, तो इसमें क्या होगा, उससे और एडिशनल कर दिया जाए तो थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ सकता है, या पूरा ही लिक्विडेशन में मतलब जो वीकनेस है वो आपको देखने को मिल सकता है। सो ऑन द विच द करंटली नोन फैक्ट कंडीशंस एंड वैल्यू हाईली क्वेश्चनेबल एंड इम्प्रॉबेबल। ठीक है, इनप्रॉबेबल। तो यहां पे अब आपके लिए टेंशन की बात हो जाती है। जब हम डाउटफुल में जाते हैं तो डाउटफुल के लिए सबसे पहले आता है D1 कैटेगरी। सो एसेट्स दैट हैव बीन क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड फॉर अप टू 1 ईयर। यानी सब स्टैंडर्ड के बाद का जो समय है और 1 साल तक का समय, सब स्टैंडर्ड के बाद का 1 साल तक का समय D1 होता है। सब स्टैंडर्ड के बाद 1 से 3 साल का समय हमारा क्या होता है, D2 होता है। और सब स्टैंडर्ड के बाद 3 साल से ज्यादा का समय हमारा D3 होता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो, फटाफट बताइए क्लियर है, यस और नो। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है लास्ट लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट का मतलब क्या है कि जब भी लॉस आइडेंटिफाई किया जाता है तो बैंक का इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर जाके या आरबीआई का इंस्पेक्शन होता है और उसमें अगर पता चलता है तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, लॉस एसेट्स में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो यहां पे एक बात और बताई गई है कि आ लॉस एसेट इज वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड। लॉस एसेट्स वो होता है जहां पे आपने लॉस को आइडेंटिफाई कर लिया, कैसे, बाय द बैंक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्शन, बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ होली। बट आप इस स्थिति में अभी आपने जो लॉस एसेट्स हुआ है उसको आपने अपने बुक से 100% उसको क्या नहीं किया है दोस्तों, रिटन ऑफ नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एग्रीकल्चर लोन की भी बात करें तो एग्रीकल्चर लोन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था लेकिन फिर भी बता दें, अ लोन ग्रांट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अगर किसी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है, इज ट्रीटेड एज एनपीए। इसे हम कब एनपीए कहेंगे, इफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू
फॉर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है। अगर आपका 2 क्रॉप सीजन तक इंस्टॉलमेंट या जो इंटरेस्ट है ना या प्रिंसिपल जो भी आपका आना है वो अगर नहीं आता है 2 क्रॉप सीजन तक, तो आप उसे एनपीए डिफाइन कर दोगे कब? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, यानी 6 मंथ क्रॉप जो होती हैं वो आपकी क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है। अ लोन ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप यानी 12 मंथ क्रॉप के लिए कोई लोन दिया है तो वो एनपीए कब होगा? ट्रीटेड एज एनपीए व्हेन द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, तो 12 महीने, ठीक है। समझ गए बात? तो यहां पे हमें पता चल गया शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए हमें 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए 1 क्रॉप सीजन का रूल लेके चलना है। अब आ जाते हैं प्रोविजनिंग पे, है ना। प्रोविजनिंग का मतलब होता है क्या? प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि अगर बैंक ने लोन दिया है और अगर बैंक का जो लोन है अगर उसमें कोई लॉस होता है तो उस लॉस से बचने के लिए बैंक को कुछ अलग से एक बफर अमाउंट बना के रखना होता है कि यदि लॉस हो तो वो इस पैसे से उस लॉस को देख पाए। और ये जो बफर अमाउंट बनाता है वो अपने प्रॉफिट या बिजनेस मतलब प्रॉफिट के पैसे से अलग रखा जाता है, ठीक। तो प्रोविजनिंग में अगर मान लीजिए मैं उल्टा चलता हूं, अगर हमारा लॉस एसेट्स में हमारा लोन लॉस एसेट्स में है तो लॉस एसेट्स के केस में हमें 100% प्रोविजनिंग करके रखनी होती है। कितनी प्रतिशत? 100%। यानी कि अगर मैंने किसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया था बैंक ने और उसका 5 लाख रुपए का जो आउटस्टैंडिंग है, क्या है दोस्तों? आउटस्टैंडिंग है ना, अभी बकाया है, उसने वापस नहीं किया है, और ये किस कैटेगरी में आ गया? लॉस एसेट्स में। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग आपका होगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा उसका आपको 100% क्या करना पड़ेगा सर? उतना ही अमाउंट निकाल के प्रोविजनिंग में रखना होगा। यानी 5 लाख का 100%, 5 लाख तो 5 लाख आपका क्या हो जाएगा? प्रोविजनिंग, ठीक है। ठीक है, डन है। अब देखिए अगर हम बात करें दूसरा, अब आ जाते हैं दूसरा। दूसरा जो हमारा होता है वो है डाउटफुल एसेट्स। क्या है दोस्तों? डाउटफुल एसेट्स। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या होती है? डाउटफुल एसेट्स। और जब हम डाउटफुल एसेट्स की बात करते हैं, डाउटफुल एसेट्स की बात करते हैं तो डाउटफुल एसेट्स की कंडीशन में क्या होता है कि डाउटफुल में हमारा प्रोविजनिंग 25% से 100% तक की प्रोविजनिंग हमें करनी होती है, ठीक है। अब कैसे करनी होती है? तो हमारा जो डाउटफुल एसेट्स का लोन है वो 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है सिक्योर्ड, क्या होता है दोस्तों? सिक्योर्ड होता है लोन, और एक होता है अनसिक्योर्ड, क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है, ठीक। अब हमारे पास कैटेगरी कितनी थी? 3। डाउटफुल में कितनी कैटेगरी थी? पहली थी D1, फिर थी D2 और फिर थी D3, ठीक। अगर आपका लोन अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर तक का है, ठीक, तो वो आपका D1 कैटेगरी में रहेगा। अगर सिक्योर्ड लोन है तो आपको 25% प्रोविजनिंग करनी होगी। अगर अनसिक्योर्ड है तो आपको 100% प्रोविजनिंग करनी होगी, ठीक है, डन है। फिर 1 to 3 ईयर्स तक की अगर हम बात करें तो ये D2 कैटेगरी है और यहाँ पे प्रोविजनिंग कितनी करनी होगी? 40%। कितनी करनी होगी? 40% सिक्योर्ड लोन पे। अनसिक्योर्ड लोन पे आपको करनी होगी 100% की प्रोविजनिंग। और अगर मोर देन 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर D3, तो यहां पे आपको प्रोविजनिंग करनी होगी 100%, ठीक है दोस्तों। और अनसिक्योर्ड में भी 100%। तो ये आपका क्या हो गया? डाउटफुल एसेट्स, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स की प्रोविजनिंग इस अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा इसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में सबसे कम प्रोविजनिंग करनी होती है एनपीए की कैटेगरी में। सो आज जर्नल प्रोविजनिंग इज 15%। आपको सिक्योर्ड एसेट्स पे मतलब जो भी जर्नल प्रोविजनिंग होगी वो 15% की होती है ऑन टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। शुड बी मेड विदाउट मेकिंग एनी अलाउंसेस फॉर ईसीजीसी गारंटी कवर्ड एंड सिक्योरिटीज अवेलेबल। तो इस समय है ना, इसमें हम कोई भी अलाउंसेस ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई गारंटी या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी अवेलेबल है उसको हम मतलब काउंट नहीं करेंगे। अब दूसरा, अगर आपका अनसिक्योर एक्सपोजर है यानी जो लोन जितना भी पार्ट आपका अनसिक्योर है जिसके लिए ना आपके पास कोई गारंटी है ना कोई सिक्योरिटी है, तो वहां पे प्रोविजनिंग 15% नहीं होगी, उसमें 10% और ऐड करना होगा। टोटल प्रोविजनिंग आपकी 25% की होगी। कितनी होगी? 25% की प्रोविजनिंग होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस किया है तो वहां पे आपको टोटल प्रोविजनिंग 20% की करनी होगी
25% की जगह कितनी करनी होगी, 20%। इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए जो आपकी क्या होगी प्रोविजनिंग होगी वो 20% होगी, ना कि 25%। ठीक है, तो 20% की हमें यहाँ पे प्रोविजनिंग करनी होगी। तो हमें तीनों चीजें याद हो गई कि अगर हमें जर्नल प्रोविजनिंग करनी है, सिक्योर्ड एसेट्स की जनरल प्रोविजनिंग करनी है, जर्नल प्रोविजनिंग करनी है ना, जर्नल प्रोविजनिंग हमारी कितनी होगी 15%। अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है तो यहाँ पे हमें प्रोविजनिंग करनी होगी 25%। और अगर हम बात करें इंफ्रा प्रोजेक्ट है, अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे हमें प्रोविजनिंग करनी होगी 20%। ठीक है दोस्तों, डन है। अब स्टैंडर्ड एसेट्स जहां पे हमारा एनपी अकाउंट नहीं है, स्टैंडर्ड एसेट्स में भी हमें प्रोविजनिंग करनी होती है। सो क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए जो लोन बांटे गए हैं या स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की लोन बांटे गए हैं, वहां पे प्रोविजनिंग होती है 0.25%। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट 1 के लिए लोन बांटे गए तो वहां प्रोविजनिंग होती है 1%। और कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के लिए यानी CRE RH2 के लिए लोन बांटे गए हैं तो यहाँ पे 0.75% की प्रोविजनिंग होगी। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आपको प्रोविजनिंग की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारे एनपीए के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो कवर हो गए हैं। साथ ही साथ आपके लिए न्यूमेरिकल यहाँ पे आता है ECGC और अलग अलग क्रेडिट गारंटी CGT MSE के ऊपर बेस्ड। तो उन न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी सभी दोस्तों को। और हाँ, यदि ऐसे ही आसान तरीके से आप JAIB को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो JAIB महापैक के थ्रू आप अगर प्रिपरेशन करते हैं सबसे बेस्ट होता है। क्यों होता है? पहली बात तो आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर आपका जैसे थ्योरी वाला फाउंडेशन बैच है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका MCQ बैच, क्योंकि आपको MCQs लगाने ही होंगे और केस स्टडीज करनी होंगी तो वो भी इसमें बैच आएगा तो कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका अगर आप देखोगे तो आपका कैप्सूल बैच आएगा, एग्जाम के टाइम पे कैप्सूल बैच आएगा तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है मल्टीपल बैचेस आपको मिलते हैं। 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। ठीक, 1 ईयर का अगर हम महापैक लेते हैं तो 3999 और 2 ईयर का महापैक लेते हैं 5999 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। 6 मंथ का महापैक भी अवेलेबल है, 2799 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑफर आपके लिए वो जो आपको सभी को पता भी होना चाहिए, आपके लिए रेफर एंड अर्न की भी सुविधा है। ठीक है, ये फैसिलिटी PW प्रोवाइड कर रहा है। तो यदि आप JAIB और CEIB के कोर्सेज को आप अपने कलीग्स को रेफर करते हैं और अगर वो अर्न करते हैं तो उसका जो 10% अमाउंट है वो आपको भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, और वो आपके PW वॉलेट में मिलेगा। और जब PW वॉलेट में मिलेगा तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप या तो UPI का यूज करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए या फिर आप उससे PW कोर्स खरीद लीजिए। तो एक तो ऑफर ये अवेलेबल है। अब आप में से अगर कोई सिर्फ फाउंडेशन बैच में ही प्रिपरेशन करना चाहता है तो आपके लिए अब लेटेस्ट बैच जो है वो फाउंडेशन 2.0 बैच है, नवंबर 2025 को टारगेट कर रहा है। 1999 रुपए लीस्ट प्राइस में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यदि लास्ट एग्जाम में किसी दोस्त का कोई एक सब्जेक्ट रह गया है, IE IFS AFM RBWM PPB, तो आप इंडिविजुअल बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स के साथ 799 रुपए में। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों, लीस्ट प्राइस में आपको मिल जाती हैं। परफेक्ट बुक है सर, JAIB की प्रिपरेशन के लिए चारों सब्जेक्ट कवर होते हैं। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चन और केस स्टडीज फुल सोल्यूशन के साथ, और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन, ये सभी सुविधाएं दी गई हैं। चारों पेपर आपके यहाँ कवर हो जाते हैं इन किताबों में। तो आप इन बुक्स को भी सर अगर आप मतलब यूज करते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि बेस्ट है। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम JAIB CEIB बाय अरविंद सर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जरूर लिखिए, हम आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अपना टारगेट है 60 प्लस मार्क्स इन PPB। ठीक है सर, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।